हाँ बेटा, अनपोलराइज, पोलराइजेशन पढ़े तो उसमें अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट बना रहे थे अपन, ठीक है। दो मेथड अपन ने देख ली, तो आज अपन पढ़ते हैं मेलस लॉ। मेलस लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। अब इसमें क्या होता है बेटा, एक पोलराइजर होता है, ठीक है, ये और एक एनालाइजर होता है। ठीक है, ये एक पोलराइजर रखा होता है, एनालाइजर। टर्मोलाइन क्रिस्टल मैंने बताया था ना, पोलराइजर एक्ट करता है। अब इन दोनों के बीच के एंगल को मैं फाई बोलूंगा, ठीक है ना। तो मेलस लॉ है क्या, पहले तो ये देखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच के एंगल को अपन ने क्या बोला बेटा, फाई। तो जो मेलस लॉ की लैंग्वेज है वो ये है कि देखो, इसकी जो डेफिनेशन है, मतलब इसकी जो वो है हिसाब किताब, वो ये है, जैसे अपन ने यहाँ पे अनपोलराइज लाइट गिराई, क्या गिराई बेटा, अनपोलराइज लाइट, ठीक है। तो बोल दो इससे पार होने वाली लाइट, देखो अब इसकी जो पास एक्सिस है वो ये वर्टिकल है, ये जो लाइंस बने इसका मतलब है पास एक्सिस वर्टिकल है। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ से वो जो स्ट्रिंग है यूं वाइब्रेट कर रही है वो पास हो जाएगी। ये ऐसा क्रिस्टल है जो ये वाली वाइब्रेशन पास कर देगा, ये वाले ब्लॉक कर देगा। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ से इंटेंसिटी ये वाली पास, मतलब ये वाली लाइट रे जिनका इलेक्ट्रिक फील्ड यूं वाइब्रेट कर रहा है वो पास हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल वाला आया तुम्हारी तरफ बाहर आने वाला रुक जाए, ब्लॉक हो जाएगा। ये अब इन दोनों के बीच में ये दोनों पैरेलल है तो फाई 0 हो गया। तो अब मैं एनालिसिस कर करके देख रहा हूं, जब दोनों पैरेलल है, फाई 0 है, तो यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहां जो ऑब्जर्वर है उसको, तो बोल दो 8 फाई बराबर 0, आई मैक्सिमम मिली। जो पार होने वाली इंटेंसिटी आई डैश वो मैक्सिमम मिली। क्लियर है। फिर इसको मैं रोटेट करूंगा, ये एनालाइजर, इसको बोलेंगे पोलराइजर। जिसने अनपोलराइज को पोलराइज कर दी, दिस इज अनपोलराइज लाइट, अनपोलराइज्ड, ठीक है। ये दिस इज अनपोलराइज्ड, दिस इज पोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज को पोलराइज, इसको बोलते हैं पोलराइजर। पोलराइजर क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजर। इसको बोलते हैं एनालाइजर, क्योंकि इससे एनालिसिस कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो एनालाइजर, तो पोलराइजर एंड एनालाइजर। इसको मैं रोटेट करूंगा, जब फाई 0, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों की पास एक्सिस के बीच का एंगल मैं फाई बोल रहा हूं। जैसे देखो अभी दोनों की पास एक्सिस ऐसी है, तो जो पहले वाले से पार हुआ वो दूसरे वाले से पार हो जाएगा। तो ये देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो पहले से पार हो गई वो पूरी की पूरी सेकंड से पार हो जाएगी। अब मैं इसको रोटेट करूं एनालाइजर को, ये देखो यूं, और 90 डिग्री कर दूं, तो मैं बोल दूं जो पहले से पार हुई वो सारी ब्लॉक हो जाएगी। तो जब फाई 90 हो जाएगा, इसको रोटेट कर दूंगा, फाई 90 हो जाएगा, तो पार होने वाली इंटेंसिटी आई डैश बराबर 0 आएगी। क्लियर है, दिस इंटेंसिटी इज आई डैश, ये यहां पे, ठीक है। अच्छा अब इसको ना ये थीटा फाई एंगल कर दूंगा, ना 0 ना 90, कुछ तिरछा कर दूंगा इसको मैं, ये ना 0 ना 90, तिरछा कर दिया, ये तिरछा कर दिया फाई, तो 8 फाई है ना। तो आई डैश, ये जो आई डैश इंटेंसिटी है, और ये आई नॉट है, ये आई है, ठीक है। ये इसको मैं कर देता हूं I1 और इसको मैं कर देता हूं I2। ये यहां पे भी यही लैंग्वेज लिखो, I2 मैक्सिमम और या I2 0, ठीक है। अब ये जो I2 है, ये अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ दिस I2, ये जो इंटेंसिटी पार होगी है, I2 बराबर I1 कोस स्क्वायर फाई। ये जो रे यूं आ रही थी और ये इसकी पास एक्सिस यूं है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट पार हो जाएगा और ये वाला परपेंडिकुलर ब्लॉक हो जाएगा। इस वेव का ये यूं जा रही है और ये यूं तिरछी है, तो यूं जाते जाते इसका ये वाला कंपोनेंट थोड़ा कम एम्पलीट्यूड पार हो जाएगा और ये वाला ब्लॉक हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो I2 बराबर I1 कोस स्क्वायर फाई। तो जो मेलस लॉ है वो क्या है बेटा, तो देखो मेलस लॉ की लैंग्वेज लिख रहा हूं मैं, है ना, अभी और समझेंगे अपन। मेलस लॉ है ना, उसने ये बोला है कि when a beam of completely plane polarized light, a beam of completely plane polarized light, ठीक है, लाइट
ऑफ इंटेंसिटी I1 है ना, मैं इसको I1 बोल रहा हूं, इसने I0 लिखा, मैं I1 बोल रहा हूं, उसका रीजन बताऊंगा मैं। ऑफ इंटेंसिटी I1 इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, ठीक है, एनालाइजर है ना, स्पेलिंग सही कर लो, है ना, ऑन एनालाइजर, है ना, इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, ठीक है। देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, the resultant intensity, then the resultant intensity transmitted from I2, है ना, जिसको मैं I2 बोल रहा हूं, इंटेंसिटी I2 ट्रांसमिटेड, क्या लिखा है, I2 ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनालाइजर, will be proportional to, will be directly proportional to square of cosine of एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर, ठीक है। इधर देखो, लिख लेना इसको, मैं बोल रहा हूं थोड़ा। व्हेन ए बीम ऑफ लाइट ऑफ कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I1, है ना, इसकी बात चल रही, इसकी नहीं, इसकी I1 इज इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी I2 ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनालाइजर विल बी directly proportional to square of cosine of एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसके प्रोपोर्शनल होगी, ये एक लाइन में लिखो, ये दिस इज द मेलस लॉ। एंड देन I2 बराबर I1, वेयर I1 इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो क्या है, इंसिडेंट इंटेंसिटी है, एनालाइजर पर इंसिडेंट इंटेंसिटी है ना, वेयर I1 इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। I1, ठीक है, चलो साहब, तो अब यहां से आ जाएगा, अब वो जो मैंने I2 इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, ट्रांसमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर फाई, और I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर फाई, ठीक है, वेयर I1 इज इंटेंसिटी इंसिडेंट ऑन एनालाइजर, ठीक है। I1 क्या है, इंटेंसिटी ऑन एनालाइजर। अब देखो बेटा, इस चीज को समझने के लिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं। एग्जांपल 8 तक कल कर लिए थे, एग्जांपल 9, इफ इंटेंसिटी ऑफ एन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट on polarizer is I0, and angle between polarizer and analyzer is phi equal to 45 degree, then intensity transmitted from analyzer will be, ठीक है। तो एनालाइजर से ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी कितनी होगी, आ जाओ भैया सॉल्यूशन में। तो क्या मैं बोल दूं, सबसे पहले इधर देखो, तो मैं यहां से बोल दूं
I2 बराबर आई नोट कोस स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर है? तो आ जाएगा आई नोट बाई 2। बोलो बच्चों, सर क्यों खुद ही कर रहे हो, खुद ही गलत कर रहे हो? ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा करता है। बच्चा क्या करता था, आई डैश बराबर आई नोट कोस स्क्वायर फाई, जैसा बुक में लिखा होता है एनसीईआरटी में वैसा पढ़ लेता। तो आई डैश बराबर आई नोट कोस स्क्वायर फाई। अब वो जब आई डैश बराबर आई नोट कोस स्क्वायर फाई पढ़ लेता है, हालांकि किताबों में सही लिखा है, उन्होंने उस आई नोट को सही बताया, उन्होंने उस आई नोट को जो पोलराइजर से पार होने वाली इंटेंसिटी है, उन्होंने आई नोट इसको बताया। इंटेंसिटी पासिंग फ्रॉम पोलराइजर, प्लेन पोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी उसको आई नोट बताया किताबों में, पर हमारे को ये दी होती है, हम इसी को आई नोट मान लेते। गलत है, इधर देखो। तो मैं बोल दूं दिस आई नोट नहीं होगा, ये प्लेन जो पोलराइजर से अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर ने प्लेन पोलराइज लाइट बना दिया, उसकी इंटेंसिटी आई नोट बोली है। अब मैंने तो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नोट दी है। मैंने कौन सी इंटेंसिटी आई नोट दी है? अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नोट दी है। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं कि अब इसका डायग्राम बना के समझाता हूं, यूं नहीं समझ में आएगा। तो ये गलत है। गलत क्यों है बताता हूं। जैसे ये देखो, ये पोलराइजर है आपका, ठीक है, ये इसकी इंटेंसिटी आई नोट है ना। ये अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज्ड। ये दिया है एग्जाम क्वेश्चन में, है ना। अब ये जो पार होगी बेटा, ये आई नोट बाई 2 होगी, हाफ ऑफ दिस। तो ये आई नोट इंटेंसिटी गिरी, इससे पार होने वाली आधी हो गई, तो ये I1 होगी। समझ गए? दिस इज I1 जो मैंने बोला ना, ये इसके और पार होने वाली इंटेंसिटी। तो जो मेलस लॉ है वो एनालाइजर पे गिरने वाली और पार होने वाली इंटेंसिटी के बाद में रिलेशन देता है। ये एनालाइजर, ठीक है, ये क्या करता है, गिरने वाली और पार होने वाली। अब ये I2, दिस वुड बी पार होने वाली, एनालाइजर से पार होने वाली, गिरने वाली का कोस स्क्वायर फाई होता है, वेयर फाई इज एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। जिसने इसको बनाया है और जो अब करने जा रहा है उसके बीच का एंगल। आ जाओ, ये हो गया आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर 45। समझ में आ गई क्या? ये 2 क्यों आया? क्योंकि एनालाइजर पर गिरने वाली इंटेंसिटी इज नॉट आई नोट। आई नोट तो अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी है, उसकी आधी हुई, फिर उसका कोस स्क्वायर फाई। तो ये आ जाएगा आई नोट बाई 2 एंड 1/√2 का स्क्वायर। दिस इज आई नोट बाई 4। दिस इज आंसर। क्लियर है क्या? तो ये 1/4 इंटेंसिटी हो गई। सब समझ में आ गया? क्लियर है? चलो, तो ये क्या हो गया बेटा? 9। ठीक है, आ जाओ। सर ये तो बहुत क्लियर हो गई बात हमारे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे क्या होता है, वो इफ टू पोलराइजर P1 and P2 are placed crossed to each other, are crossed to each other। इसका मतलब समझाऊंगा मैं, each other। and a third polarizer and a third polarizer is placed in between them such that it makes an angle 30 degree with P1 मतलब इसकी पास एक्सिस P1 से 30 डिग्री एंगल बनाती है। नाउ an unpolarized light and now an ordinary light लिख दो, एक ही बात है। an ordinary unpolarized light मतलब सनलाइट से मतलब of intensity I naught incident on P1, then intensity of light transmitted
थ्रू P3 विल बी, ठीक है। P3 से ट्रांसमिट होने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। P3 है ना, ये P1 है ना, ये यूं है, ये P2 यूं है, P3 ये बिल्कुल यूं परपेंडिकुलर है ना, ये समझ जाना है ना। मैं थोड़ा सा डायग्राम मेरे से ऐसे ही बनेगा, ये 3D का नहीं बनेगा ये। तो बोल दो ये क्रॉस टू ईच अदर है, P1 P2 आर क्रॉस टू ईच अदर, और P3 इनके बीच में रख दिया मैंने, ठीक साहब, है ना। ये बेटा डायग्राम बनाया करो इसमें मेलस लो में हमेशा, तभी क्वेश्चन सही होंगे। ये जो लाइट गिर रही है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, ओके। चलो साहब, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री दिया ना रे, φ1 बराबर 30 डिग्री, ये आ जाएगा φ2, इन दोनों के बीच का एंगल φ बराबर 60 डिग्री, φ2। सर ये कैसे आया, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, और यहां से अपन देख रहे हैं, ठीक है। चलो देखो थोड़ा समझते हैं, ये समझते हैं, आई नोट इंटेंसिटी है, दिस इज आई नोट, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, दिखेगा नहीं, ये दिस इज आई नोट है ना, ये अनपोलराइज लाइट, ठीक है। ये φ 30 डिग्री है ना, φ1, ये φ2 60 डिग्री, ये ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट P1 एंड P3, P1 एंड P2 आर क्लोज टू ईच अदर, ये P1 एंड P2 आर क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, दोनों क्रॉस एक दूसरे के, ओके। ये समझ में आ गई। अब इसको बीच में रखा एक P2 को, है ना, ये क्रॉस है, ये यहाँ पे है, तो P1 एंड P3 आर क्रॉस टू ईच अदर, और बीच में P2 को रखा है, ठीक साहब। अब देखो जब P1 और P3 क्रॉस, P1 एंड P2 क्रॉस टू ईच अदर है, और इसको P2 को, है ना, ये यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं मैं, इधर आओ, पहले इसको डायग्राम बनाते हैं। ये P1 सॉरी है ना, ये दिस इज P1 है ना, ये P1 एंड P2 आर क्रॉस टू ईच अदर, यही है ना, ये P1, ये मार्कर P1 और ये पेंसिल P3 P2, ये अब बीच में रखा किसको, एक P2 को, P3 को, ये P3 येलो कलर से बना रहा हूं, ये P3, ये P3, जिसने P1 से पहले वाले से 30 डिग्री एंगल बनाया, यहां से समझ में आएगा, यहां समझ में नहीं आएगा बेटा, ये 30 वर्टी ये नहीं समझ में आएगा। इसकी एक्सिस जो P1 था, ये पेंसिल P2 उसके बीच में 30 डिग्री पे आ गया, ये यूं दिख रहा है बेटा तुम्हारे को वहां से 30, तो मैं बोल दूं P3 से P2 से, ये P3 P1 P3 के बीच में 30 है, तो P3 और P2 के बीच में ये P2, ये रही हो, P2 और P3 के बीच में 60 डिग्री हो गया, ये देखो ये 60 डिग्री हो जाएगा ना, ये 60 डिग्री, तो ये तो बोल दो अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा, दिस वुड बी द 60 डिग्री। तो अगर ये दोनों क्रॉस है और ये वाला इससे 30 बना रहा है, तो दूसरे 60 बनाएगा। अब आ जाओ इधर, ये समझ में आया 60 कैसे आया, अब आ जाओ। तो बोल दो ये आई नोट है, तो यहां से ये लाइट यू पास होगी और जस्ट हाफ हो जाएगी, क्योंकि याद है अनपोलराइज लाइट किसी भी पोलराइजर से पार होने के बाद आधी पास और आधी ब्लॉक हो जाती है। ये वाले कंपोनेंट पार हो जाएंगे, ये तुम्हारी तरफ वाले ब्लॉक हो जाएंगे, और जो तिरछे होंगे उसका एक कंपोनेंट पार होगा, एक ब्लॉक होगा। सर 45 वाले में तो आधा आधा हो गया, पर 30 वाला, तो यहाँ 30 वाला होगा तो 60 वाला भी तो होगा, तो बोल दो आधे, वो बिल्कुल सिमेट्री से आधा पार आधा ब्लॉक, तो 50% इंटेंसिटी। जब भी अनपोलराइज लाइट पोलराइजर से पार होती है तो 50% इंटेंसिटी रह जाती है, आधी पार आधी ब्लॉक, 50% पार 50% ब्लॉक। ये वाले कंपोनेंट पास एक्सिस के पैरेलल वाले पार, और ये परपेंडिकुलर वाले ब्लॉक, तिरछों वालों के कंपोनेंट पार हो जाते हैं। जैसे कोई लाइट यूं जाएगी यूं, तो उसका ये वाला छोटा कंपोनेंट पार हो जाएगा और ये वाला ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, तो सिमेट्री से 50% आएगी। अच्छा फिर ये, तो मैं बोल दूं ये लाइट यूं जा रही है और ये तिरछा रखा है पोलराइजर 30 डिग्री पे, तो बोल दूं एक कंपोनेंट पार होगा यूं, ये इसके पैरेलल वाला। ये कई बच्चे क्या इसको पहली और लास्ट को क्रॉस देख के जीरो बोल देते हैं, बेटा इनमें सीधा थोड़ी कंपोनेंट का कंपोनेंट होगा। पहले लाइट यूं जा रही थी, देखो पहले लाइट यूं जा रही थी तुम्हारे यहां से, देखो तो बोल दूं पहला एनालाइजर 30 पे, तो थोड़ा सा यूं कंपोनेंट यूं पार हो गया, ये यूं, फिर वापस कंपोनेंट होगा तो और छोटा हो जाएगा,
यूं, तो कंपोनेंट का कंपोनेंट हो जाएगा। हाँ, अगर ये P3 नहीं रखता मैं, सीधा P1 P2 क्रॉस होता, तो जो इससे पार होती है वो 100% आप लोग हो जाती, क्योंकि कंपोनेंट 0 आ जाता। पर अभी कंपोनेंट का कंपोनेंट यस आएगा, ये तो बोल दो, ये देखो क्या आ जाएगा, ये I0/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, यहां लिख रहा हूं फिर पीछे, तो ये I0/2, ये एनालाइजर, तो जो गिरी उसका cos स्क्वायर भाई, मेलस लो I0/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल, तो जो गिरी उसका cos स्क्वायर भाई, फिर वापस यहां जो गिरी वो ये है का cos स्क्वायर भाई। चलो अगले पेज पे लिखते हैं, तो मैं बोल दूं आफ्टर P1 I1 बराबर I0/2, P1 से पार होने वाली याद है आधी हो जाएगी I0 की, तो I0 गिरेगी I0/2। आफ्टर P2, तो P2 विल एक्ट एज एनालाइजर, I2 P2 के बाद I1 जो गिरी उसका cos स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि ये, और अभी आ जाएगा कितना I0/2, क्योंकि I1 तो अब P2 पे गिरने वाली इंटेंसिटी I0/2 है का cos स्क्वायर भाई, ये देखो ना cos स्क्वायर, इन दोनों के बीच का एंगल, तो इसने जो पार करी उसका cos स्क्वायर 30, I0/2 cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है ये। फिर आफ्टर P3 कितना हो जाएगा, I3 बराबर जो I2 है उसका cos स्क्वायर 60, क्योंकि P2 P3 के बीच में एंगल 60 डिग्री है ना। आफ्टर P2 होगा ना यार, ये आफ्टर P2, बीच वाला P3 है, आफ्टर P3 है ना, बीच में P3 लिखा ना यार, बार बार यही गलती हो रही है। तो ये आ जाएगा कितना, I3 बराबर, डैश कर लो इसको, I डबल डैश बराबर I डैश cos स्क्वायर भाई, I ट्रिपल डैश बराबर I डबल डैश, ये I ट्रिपल डैश नहीं तो वो 2 I डबल डैश cos स्क्वायर भाई, ये तो I ट्रिपल डैश बराबर I0/2 cos स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 60, तो कितना आ जाएगा ये, I0/2 cos स्क्वायर 30 cos 30 sin 60 के बराबर √3/2 का स्क्वायर, फिर ये cos 60 sin 30 के बराबर का स्क्वायर, ये तो आ जाएगा 3 4 4 8 16 32, 3 I0/32 आ रहा है क्या, देख लेना बेटा। तो P2 से फाइनल इंटेंसिटी हो जाएगी 3 I0/32, एक बार देख लो, 4 4 16, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, कंपोनेंट का कंपोनेंट हो गया। तो ये दो क्वेश्चन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि पोलराइजर एनालाइजर, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो बेटा थोड़ा सा थ्योरी में और बात देखते हैं, है ना, ये आ जाओ थोड़ी सी बात और देखते हैं। ये देखो, देख बेटा, जब मैं इस एनालाइजर को घुमाऊंगा तो 0 पर मैक्सिमम है ना, और मैक्सिमम पे 0 आएगी, 90 पे 0, तो बोल दो ये cos का नेचर है इसलिए cos स्क्वायर आया भाई, cos 0 पर मैक्सिमम और 90 पर 0 होता है, इसीलिए तो मेलस लॉ में cos साइन का स्क्वायर आया, ठीक साहब। अब एक बात बता, इसका और एनालिसिस करते हैं, देखो समझना, तुम यही लिखना, मैं जो बात बता रहा हूं ना तुम यही लिखना। देखो अपने पास ये सनलाइट आ रही है इधर से, है ना, सनलाइट ऑर्डिनरी लाइट आ रही है, और ये पोलराइजर है। मैं बोल दूं इस ऑर्डिनरी लाइट के सामने पोलराइजर को रखूंगा तो 50%, ये देखो ये वाले कंपोनेंट, ये पास एक्सिस है, ये वर्टिकल जो लंबी साइड है पास एक्सिस है, तो बोल दूं ये वाले कंपोनेंट पार हो जाएंगे, ये वाले ब्लॉक हो जाएंगे, तो सारे ये वाले तो पार हो जाएंगे और ये वाले ब्लॉक हो जाएंगे, तो बोल दो 50% इंटेंसिटी पार होगी। अरे बोलो, तो मैं बोल दूं यहाँ पे इंटेंसिटी है ना, ये यही करता हूं यार आगे, चलो तुम भी यही, है ना। देखो है ना, व्हेन ऑर्डिनरी या नेचुरल और नेचुरल लाइट, है ना, सनलाइट लिख दो, सनलाइट is incident on polarizer, on a polarizer, एक पोलराइजर पे then of intensity I naught, of intensity I naught is incident on polarizer, then intensity then on
rotation of polarizer. Intensity versus phi curve. बोलो कैसा होगा? कर्व विल बी, बोलो तो इंटेंसिटी वर्सेस फाई, पोलराइजर के रोटेशन वर्सेस इंटेंसिटी, पार होने वाली इंटेंसिटी, देन इंटेंसिटी आफ्टर पोलराइजर वर्सेस, है ना, पोलराइजर के बाद और फाई के बीच में कर्व कैसा होगा? तो क्या मैं बोल दूं, आपने अगर पोलराइजर पे आई नोट इंटेंसिटी की अनपोलराइज लाइट गिराई, नेचुरल लाइट मतलब अनपोलराइज लाइट, नेचुरल लाइट अनपोलराइज होती है, तो मैं बोल दूं आप एंगल चाहे कुछ भी करो, इसका रोटेशन देके फाई कुछ भी करो, हमेशा ऐसे पार होने वाली इंटेंसिटी आई नोट बाई 2 ही रहेगी। अरे बोलो ऑलवेज, अरे बोलो, क्योंकि आपने अगर मान लो यू रखा तो ये वाली पार हो जाएगी, यू रखा तो ये वाली पार हो जाएगी, ये वाली ब्लॉक हो जाएगी, यू रखा तो ये वाली पार हो जाएगी, ये वाली ब्लॉक हो जाएगी, हमेशा आधे पार होंगे आधे ब्लॉक होंगे। तो क्या मैं बोल दूं कांस्टेंट आएगी इंटेंसिटी, ये फिक्स आई नोट बाई 2, ये कांस्टेंट, वेरी नहीं करेगी। तो इंटेंसिटी आफ्टर एनालाइजर वुड बी या आफ्टर पोलराइजर वुड बी जस्ट हाफ, है ना, आई नोट बाई 2, बिल्कुल आधी होगी, है ना, व्हेन ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट ऑन। क्लियर है? अब देखो अगर, है ना, सेकेंड, इफ पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई नोट, है ना, ये सेकेंड केस, ये मैं इंपॉर्टेंट की पॉइंट लिखा रहा हूं। ये फर्स्ट, ऑर्डिनरी लाइट गिराएंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ऑफ इंटेंसिटी आई नोट इज इंसिडेंट ऑन पोलराइजर, देन intensity transmitted through polarizer I dash and phi curve will be, बोलो। अब देखो ये वो है जो एनालाइजर है, तो मैं बोल दूं जैसे ये पोलराइजर है, मतलब ये, है ना, ये इंटेंसिटी आई नोट है, और मान लो दोनों पैरेलल रखूं पहले, फाई 0, ना, ये आई नोट, तो ये जो आई डैश होगी यहाँ से, ये इसको घुमाता रहूंगा फाई, है ना, ये एक अलग बात है आई डैश, और यहां से मैं देख रहा हूं, तो पार होने वाली जो इंटेंसिटी होगी उसका कर्व कैसा बनेगा बेटा? यहां से अपन देख रहे हैं, तो ये देखो, ध्यान देना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कर्व आपको बनाना मेलस लॉ में लास्ट में, एनालाइजर से पार, क्योंकि याद है पोलराइजर पे गिरने वाली इंटेंसिटी, हालांकि वहां आई नोट बाई 2 होती तो तुम आई नोट बाई 2 के हिसाब से बना लेना, ये वर्सेस फाई कर्व, अरे वो या आई नोट बाई 2 कर देना, हाँ ये आई डैश, ये तो बोलो क्या होगा? तो बोल दूं जब फाई 0 होगा, फाई 0 जब एंगल 0 होगा तो मैक्सिमम होगी कितनी? आई नोट, वहां आई नोट बाई 2 लिख दूंगा, ये तो बोल दो अभी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। फिर जैसे जैसे इसको रोटेट करूंगा, ये देखो, ये यूं पोलराइज लाइट है, ये पोलराइज लाइट है, ये तुम्हारी तरफ देखो, ये मार्कर है, और अभी ये पैरेलल रखा तो मेरे को पूरी आई नोट मिलेगी। फिर इसको घुमाया तो मैं बोल दूं अब कंपोनेंट पार होगा तो कम होती जाएगी, फिर घुमाते 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 90 पे कर दूंगा तो ब्लॉक हो जाएगी पूरी 0। तो मैं बोल दूं रोटेशन जब बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा तो 0 हो जाएगी, ये 90 पे 0, ये 90 डिग्री, ये देखो ये पैरेलल है जब तक आई नोट, फिर ये जैसे जैसे इसको घुमाते घुमाते 90 कर दूंगा मोबाइल को या पास एक्सिस को, तो 0 इंटेंसिटी सारी ब्लॉक हो जाएगी यहाँ, ठीक है। फिर वापस घुमाते घुमाते जब 180 कर दूंगा यूं, तो फिर से सारी की सारी पार होगी, तो 180 पे फिर आई नोट आ जाएगी, तो हम बोल दो आई नोट से घटते घटते 0 हो गई 90 पे, फिर 180 पे फिर से क्या हो जाएगी? आई नोट, तो 180 पे फिर से आई नोट हो जाएगी, तो 180 डिग्री पे फिर से आई नोट हो जाएगी, ये 180 डिग्री पे फिर से आई नोट हो जाएगी, फिर वापस घुमाते घुमाते 270 पे, घुमाते घुमाते 270 पे, फिर से 0 हो जाएगी,
तो 270 डिग्री पे फिर से जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये देखो ना 270 पे, फिर वापस 360 पे फिर से मैक्सिमम हो जाएगी। थ्री 360 डिग्री। क्लियर है क्या? ये तो इंटेंसिटी आई नोट से स्टार्ट होगी, 90 पे जीरो, फिर वापस 180 पे मैक्सिमम, फिर 270 पे जीरो है। तो क्या मैं बोल दूं 2 बार मैक्सिमम आएगा? इधर देख, ये अगर जीरो को गिन रहे हो ये 2 बार मैक्सिमा। सर ये क्यों नहीं गिना? अगर जीरो को गिन रहे हो तो अगले राउंड में चला जाएगा, यहाँ पे अगले राउंड में चला जाएगा, और 2 बार मिनिमा। ये देख, तो एक सुनना, जब प्लेन पोलराइज लाइट पोलराइजर पे गिरती है तो एक पूरे राउंड में 2 बार मैक्सिमम और 2 बार जीरो इंटेंसिटी मिलती है, क्योंकि जब जब 90 डिग्री या 270 पे होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा पोलराइजर, तब जब जीरो इंटेंसिटी मिलेगी। तो 2 बार मैक्सिमम और 2 बार जीरो। तो बोल दूं वन रोटेशन ऑफ पोलराइजर intensity will be maximum and minimum twice। ठीक है, तो 2 बार मैक्सिमम और 2 बार मिनिमम होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है ना, जब पार्शियली पोलराइज्ड लाइट गिरा है ना, थर्ड, when partially polarized light of intensity I naught is incident on polarizer, ठीक है, on polarizer, then intensity after polarizer I dash versus phi curve will be। ठीक है, ये तो देखो अब कर्व कैसा होगा, तो इधर देखना हो, तो पार्शियली पोलराइज लाइट बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये तो मैं बोल दूं ये होगी, ये तो बोल दो इसमें ये वाले कंपोनेंट ज्यादा है जो पास एक्सिस जीरो वाले, और ये फाई, तो बोल दो ये आई डैश, तो ये वाले कंपोनेंट ज्यादा है, तो जब इसके पैरेलल होगी तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, है ना, ये फाई जब इसके पैरेलल होगी तो इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी। अब ये वैल्यू नहीं लिख सकता मैं, क्यों? क्योंकि आई नोट है, अब इसमें मुझे क्या पता ये वाले कंपोनेंट कितने और ये कितने, बस हाँ ये पता है कि इधर वाले ज्यादा होंगे, तो बोल दो कुछ इंटेंसिटी आएगी जो आई नोट से कम होगी, है ना, लेस देन आई नोट, ये ठीक है। अच्छा, तो ये आई नोट से कम होगी, फिर घटते घटते जीरो हो जाएगी क्या 90 पे? जब ये पास एक्सिस यूं होगी तो जीरो हो जाएगी क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। इधर भी कुछ कंपोनेंट है, देखो ये तो बोल दो इस डायरेक्शन में, तो घटते घटते जीरो तो नहीं होगी, कुछ मिनिमम होगी, है ना, ये तो ये आई मैक्सिमम। जब ज्यादा कंपोनेंट की तरफ मेरी पास एक्सिस है, आई मिनिमम जब पास एक्सिस इसके परपेंडिकुलर, ज्यादा कंपोनेंट के परपेंडिकुलर तुम्हारी तरफ वाले कंपोनेंट कम है, तो ये कम आ गई, तो इंटेंसिटी रिड्यूस होकर जीरो नहीं हुई, रिड्यूस टू ए मिनिमम लेवल, कब 90 डिग्री पे, फिर वापस बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर वापस घटते घटते मिनिमम, जीरो का रहे ये 180 पे फिर मैक्सिमम, 270 पे फिर मिनिमम, 360 पे फिर मिनिमम, ये तो बस मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में बदलती रहेगी ये क्लियर है क्या? तो मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, तो पार्शियली पोलराइज लाइट में मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम होती रहती है। प्लेन पोलराइज लाइट में मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम होती रहती है, क्योंकि प्लेन पोलराइज में एक ही पास एक्सिस के मतलब जो एक ही तरफ सारे वाइब्रेशन होंगे, तो परपेंडिकुलर पे जीरो मिलेगी, 270 पे जीरो मिलेगी। अच्छा, अनपोलराइज में सब तरफ कंपोनेंट होता है, हमेशा 50% होगी। ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। चला जाओ, तो मैं बोल दूं ये वाला रिजल्ट बनेगा पोलराइज वाला पेज नंबर 1 पे, ये देखो, ये देखो ये यहां पे, तो यहां अगर मैं इंटेंसिटी का कर्व बनाना चाहूंगा तो कैसा बनेगा बेटा? ये तो ये जो इंटेंसिटी मिल रही है मेरे को आई डैश, ये I2 बोल लो, ये I2 सो कॉल्ड I2 है ना, तो बोल दो ये I1 से स्टार्ट होगी, जीरो, ये 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम, अभी समझा नहीं मैंने, 90
और 270 पे 0, ये रोटेशन, और 180 और 0 पर मैक्सिमम। ये तो 2 बार मैक्सिमम 2 बार 0। क्लियर है क्या? चलो ये तो 2 बार मैक्सिमम 2 बार 0। क्लियर है? अब वो इन क्वेश्चनों कैसे पूछ सकता है बेटा? ऐसे पूछ सकता है कि ब्रीवेस्टर्स लॉ में एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन रिफ्लेक्टेड रे, ये देखो इधर देख, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? आजा, कितने 10 हो गए थे ना? एग्जाम्पल 11, ठीक है। जैसे ब्रीवेस्टर्स लॉ में बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। देखो ये लाइट गिराई है ना, ये दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। क्या है बेटा ये? बेहतरीन क्वेश्चन बताता हूं तेरे को, अनपोलराइज्ड लाइट, ठीक है। म्यू बराबर दे दिया √3, समझना बेटा मेरा है अभी एम तेरे से ये, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दे दिया 60 डिग्री, और पूछा ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है यहां पे एक पोलराइजर लगा दिया, ये है ना पोलराइजर, और यहां से आप देख रहे हो है ना। तो इस आदमी के लिए, इसके आदमी के लिए आई डैश, ये आई डैश, ये आई डैश देख रहा है, आई डैश वर्सेस ये रोटेशन इसका फाई है ना। अभी यहां से फाई कर है ना, कर, ठीक है। ए ऑप्शन, ये आई डैश वर्सेस फाई। बी, ध्यान देना बेटा, ये आई डैश वर्सेस फाई है ना, मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, और यहां पे मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम। सी, और देखो और तगड़ी बात, आई डैश वर्सेस फाई है ना, मैक्सिमम से 0, सॉरी 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, ये 0, ये 360 तक कर बना रहा हूं मैं, ये ठीक है। डी, ठीक है, ये मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, ये 360। बोलो अब देखो, अब देखो बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। क्या मैं बोल दूं? ये जो रिफ्लेक्टेड ये है, इसका सॉल्यूशन में देख, सॉल्यूशन में देख, सॉल्यूशन थीटा पी बराबर कितना आ जाएगा? tan इनवर्स म्यू। तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स, ये मेरे से पूछा नहीं है किसी ने, लेकिन मैं निकाल रहा हूं, तो 60 डिग्री आ गया। तो क्या मैं बोल दूं थीटा पी 60 डिग्री है, और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैंने 60 पे एंड आई इज इक्वल टू थीटा पी है। मैंने एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे लाइट गिराई, तो मैं बोल दूं रिफ्लेक्टेड लाइट, देखो मैंने थ्योरी में लिखा है रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पोलराइज्ड, विल बी पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज्ड लाइट है। लेकिन याद करो, अब पोलराइज तो है, यानी कि इंटेंसिटी एक एक्सिस पर मैक्सिमम होगी और मैक्सिमम से घट के 0 होगी, तो ये मिनिमम वाले दोनों गए, मिनिमम वाले दोनों गए। तो बोल दू मैक्सिमम से 0 होगी और 0 से मैक्सिमम, 2 बार मैक्सिमम 2 बार मिनिमम। लेकिन कौन से एंगल पे क्या होगा? तो फाई शुरू में एंगल ये दिया है, तो क्या मैं बोल दूं ये शुरू में मैंने यू रखा है, ध्यान रखना, ये इनिशियल है टी फाई 0, यहां पे फाई 0 है, ये फाई 0 वाली कंडीशन है। और याद है मैंने बताया था जो पोलराइज लाइट होती है उसकी प्लेन ऑफ वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट होता है। याद करो, ये जो वाइब्रेट करती है वो प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है। तो क्या मैं बोल दूं कि परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है, तो शुरू में अगर यूं रखा है तेने तो 0 इंटेंसिटी से स्टार्ट होगा, मतलब ये फाई 0, दिस इज फाई 0, ये फाई 0, ये है ना बोर्ड में, ध्यान रखना। तो ये वाली बात है। तो मैं बोल दूं शुरू में 0 होगी इंटेंसिटी, फिर 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, ठीक है। हालांकि तेरे को इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन देगा नहीं, तू तो ये समझ, वो छोड़ दू 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, ठीक है। ये देगा ही नहीं वो, अरे बोलो ना यार, ये कांस्टेंट दे देगा यार, छोड़, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं तेरे लिए, ठीक है। ये कांस्टेंट दे देता हूं, आई डैश, बस आई डैश, ये कांस्टेंट, बस ये, ठीक है। ये अच्छा, ये पोलराइजर यहां लगा के देखता था मैं, यहां पे लगाता था पोलराइजर, बोलो अब पोलराइजर यहां लगाता था, अब वो घुमाता था, तो फिर ये कांस्टेंट वाला कर रहा था, I0/2, याद है। अनपोलराइज्ड लाइट के सामने लगा होगा तो 50% पार होगी। अच्छा, ये एंगल में, अब सुनो, इसी में ये एंगल में 60 की जगह 45 कर दो, तो ये पीपीएल होगी, पार्शियली पोलराइज होगी, ये पार्शियली पोलराइज लाइट होगी, ये, अरे बोलो, ये पार्शियली पोलराइज लाइट होगी।
ये पार्शियली पोलराइज्ड। तो फिर आंसर कौन सा हो जाता? तो पार्शियली पोलराइज होती तो आंसर हो जाता मैक्सिमम से मिनिमम, मिनिमम से मैक्सिमम, ये आंसर हो जाता फिर। सॉरी, ये मैक्सिमम से मिनिमम, ये शुरू में मैक्सिमम होती है। वो एक ही बात है, फिर तेरे को ऐसा ऑप्शन नहीं देता है ना, ये ऐसा नहीं देता, 3 ही दिए ये। तो मैक्सिमम से मिनिमम क्यों? क्योंकि दूसरे प्लेन में भी कुछ इंटेंसिटी होती, पार्शियली पोलराइज में परपेंडिकुलर प्लेन में 0 नहीं होती। समझ जाओ बेटा, ऐसे क्वेश्चन वेरी करेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। तो ब्रीवेस्टर्स लॉ को मैंने इसे पोलराइजर से जोड़ दिया। तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी उसका नॉलेज होना चाहिए तेरे को, कब वो पोलराइज होती है, कब पार्शियली पोलराइज होती है। तो जब ब्रीवेस्टर्स एंगल पे गिरती है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन पे गिरती है, तब तो पोलराइज होती है। तब फिर इंटेंसिटी एक तरफ मैक्सिमम और एक तरफ 0 आएगी, एक एक्सिस पे। और जब I नॉट इक्वल टू थीटा पी पे गिरती है तो ये पार्शियली पोलराइज होती है, तो एक एक्सिस पर मैक्सिमम आएगी और एक पर मिनिमम, 0 नहीं होगी। समझ गए? मिनिमम होगी, 0 नहीं होगी, ये मिनिमम होगी, 0 नहीं होगी। बेहतरीन चीजें, क्लियर है? तो मेरे हिसाब से तेरे को सारी बातें समझ में आ गई। तो ये एक तरीके से अपने किसके क्वेश्चन हो गए? पोलराइजर के, मेलस लॉ के। अभी अपन थोड़े से मेलस लॉ पे 2-4 भारी क्वेश्चन और करेंगे और फिर इसका समापन। एक्सरसाइज 3 में बेहतरीन क्वेश्चन दिए हुए पोलराइजर के, बेहतरीन, ठीक है? मतलब कंसेप्चुअल है ना, सोचने लायक है, अनटिसेंट कैलकुलेशन वाले नहीं है। तो 2-4 क्वेश्चन वो भी कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, फिर मैं तुम्हें पढ़ा, चलो ठीक है। हाँ बेटा, तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अपन अभी खत्म कर दिया पूरा डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बेटा डॉपलर शिफ्ट इन लाइट। जैसे साउंड में डॉपलर शिफ्ट होता है ना बेटा, ट्रेन अपने तरफ आती है या मतलब हमारी तरफ आती है, हमसे दूर जाती है, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज महसूस करते हैं। देखो बेटा, हमारे कानों पर ट्रेन जब करीब आ रही होती है, चिल्लाती तेज है, जो फ्रीक्वेंसी वो एमिट कर रही है उससे ज्यादा हम सुनते हैं। जब दूर जाती है हमसे, जब सोर्स हमारे से दूर जा रहा है, मतलब हमारे बीच का रिलेटिव है, तो हमारे को फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देती है। एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं, हमें तो तेज, उसका इंटेंसिटी कम सुनाई देता है। अब इंटेंसिटी कम और ज्यादा के 2 रीजन है। सेम डिस्टेंस पे 2 ट्रेनें, एक मेरी तरफ आ रही है और एक मेरे से दूर जा रही है, तो ये फर्क क्यों है साउंड में? यहां तेज और यहां धीरे क्यों सुन रहा हूं, जबकि इंटेंसिटी सेम है? मतलब मेरे पास तो एम्पलीट्यूड सेम पहुंचेगा। नहीं बेटा, आती हुई ट्रेन और जाती हुई ट्रेन में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ जाता है। तो जो इंटेंसिटी होती है वो a² और ω² के प्रोपोर्शनल होती है। तो नो डाउट सोर्स सेम है, फिर भी सोर्स सेम है, हमें इंटेंसिटी सेम सुनाई देनी चाहिए, उसका फिर भी हमें अलग सुनाई देती है। उसका रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। आते वक्त वो जो एमिट करेगा फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा हमारा कान रिसीव करेगा। वो 1 सेकंड में 10 वेव फेंकेगा, तो हमारे कान पे वो वेव थोड़ी जल्दी जल्दी टकराएगी, क्योंकि 10वीं वेव थोड़ी करीब से फेंकी है उसने। तो 10th वेव मेरे करीब से फेंकी है, तो उसको मेरे पास आने में टाइम कंपैरेटिवली कम लगेगा। तो मैं बोल दूं, पहली वेव ने जो टाइम लिया, 10वीं वेव ने उससे कम टाइम लिया, तो वो डिफरेंस आ गया। तो 1 सेकंड में एमिट हुई, लेकिन मेरे पास 1 से कम टाइम में रिसीव हो गई, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हालांकि ये डिटेल में अपन डॉपलर इफेक्ट इन साउंड में पढ़ेंगे। चलो ठीक है सर। तो लाइट वेव में भी इसी टाइप से फिनोमिनन होता है, वहां सुनने में या देखने में। तो यहां पे भी अपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो लाइट वेव आल्सो शोज डॉपलर इफेक्ट। यस, लाइट वेव आल्सो शोज डॉपलर इफेक्ट, लेकिन वो नेचर में इतना देखने को नहीं मिलता है। सर क्यों नहीं देखने को मिलता है? देखो, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, साउंड की तो फिर भी कम होती है, 300 350 है ना एयर में। तो लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और लाइट की इतनी ज्यादा स्पीड है, और किसी भी ऑब्जर्वर, चाहे वो गाड़ी हो, है ना, जैसे एम्बुलेंस आ रही है उस पर लाइट चल रही है, येलो लाइट, वॉटेवर जो भी है, लाल लाइट जो भी होता है, तो जितनी भी गाड़ियां वगैरह चल रही है उन पर जो लाइट है, गाड़ियों की स्पीड तो सी के कंपेरिजन में बहुत नेग्लिजिबल है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज या वेवलेंथ चेंज नजर नहीं आता है। हाँ, अगर गाड़ियां भी बहुत जबरदस्त स्पीड, एक हाइपोथेटिकल केस मान लूं मैं कि एक गाड़ी की स्पीड, सुनना मेरी बात, एक हाइपोथेटिकल केस मान लूं, एक गाड़ी बहुत तेज, लाइट की स्पीड के से कम लेकिन थोड़ी आसपास अगर मूव करने लग जाए, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में बड़े जबरदस्त चेंज नजर आएंगे। मतलब कलर एमिट कुछ होगा और हमारे को सेंस कुछ और होगा, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये देखने को नहीं मिलता है। तो सिर्फ फिर हम पढ़ ही क्यों रहे? गैलेक्सी, स्टार वगैरह, ये जो इनके मूवमेंट होते हैं वो बड़ी स्पीड से होते हैं, वहां पर उनकी एमिटेड और हमारी रिसीव फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो वेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, अगर सोर्स ऑफ लाइट और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, देन एपेरेंट फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल। यस, तो फिर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी जो आप रिसीव करेंगे वो एमिटेड से डिफरेंट होगी, बिल्कुल होगी, एक्चुअल से डिफरेंट होगी। अब कितनी डिफरेंट होगी? तो एमिटेड फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला होता है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ये एक जनरल फॉर्मूला है ना, दिस इज, ठीक है,
ये आप हमेशा यूज कर सकते हो। क्या? एफ डैश बराबर एफ नॉट सी प्लस माइनस वी, ये अपॉन सी माइनस प्लस वी। ये v है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, है ना, उन दोनों की, या अप्रोच कर रहे हैं या अवे जा रहे हैं, है ना, वो उसके हिसाब से। तो ऊपर है प्लस माइनस, नीचे माइनस प्लस। अब समझाता हूं इसका मतलब। इफ रिलेटिव सेपरेशन इज डिक्रीजिंग, अगर मेरे और सोर्स के बीच में रिलेटिव सेपरेशन कम हो रहा है तो हमारे को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देनी चाहिए लॉजिकली। अरे अपन ने साउंड में भी तो ऐसे ही पढ़ते हैं, हमारे करीब आ रहा तो हम ज्यादा सुनेंगे, हम उसके करीब जा रहे तो ज्यादा सुनेंगे, तो बस उस हिसाब से प्लस माइनस डिसाइड होगा। तो अगर हमारी तरफ आ रहा है, हमारे बीच में रिलेटिव सेपरेशन घट रहा है, तो लेमडा कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अरे मेरे और सोर्स के बीच में सेपरेशन घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लेमडा कम हो जाएगा। और लेमडा कम होने का मतलब क्या? ब्लू शिफ्ट। विप की ओर में देख, विप की ओर तो रेड ज्यादा की तरफ होता है और ब्लू कम की तरफ होता है, तो इसको लेमडा कम हो रहा है तो इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू शिफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लैंग्वेज काम में लेता है एग्जाम में, ब्लू शिफ्ट। तो ऊपर, अच्छा, फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है। अगर सोर्स मेरी तरफ मूव कर रहा है या हमारे बीच का सेपरेशन, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो ऊपर प्लस लो और नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। जब ऊपर प्लस लूंगा तो अपने आप नीचे माइनस, क्योंकि ऊपर वाले साइन सेलेक्ट कर रहा हूं। ये चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। ये तो हो गया इसका, है ना, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो ये देख ज्यादा आ जाएगा ना। हाँ, अब इफ सेपरेशन इज इंक्रीजिंग, अगर सोर्स मेरे से दूर जा रहा है या मैं उससे दूर जा रहा हूं, तो मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी कम महसूस करेंगे हम, तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। ये देखो, सोर्स दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम, और फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ ज्यादा मतलब रेड शिफ्ट। ये देखो ना, वेवलेंथ ज्यादा, रेड की तरफ जाऊंगा, ये है ना, इसमें सोर्स पास आ रहा था, इसमें सोर्स दूर जा रहा है। ये तो अब अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी कम करनी है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये आ जाओ, ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये देखो, ऊपर माइनस, ये सेकंड, और नीचे प्लस, तो नीचे नीचे वाला साइन ले लिए, ये आ जाओ, ये तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये फॉर्मूला बन गया। दीज आर द जनरल फॉर्मूला, है ना, ये हमेशा लगेंगे, स्पीड चाहे कुछ भी हो, कम ज्यादा। अब इसको थोड़ा सोल्व किया मैंने, क्योंकि कई बार लाइट की स्पीड से तो बहुत कम स्पीड होगी इनकी सोर्स की, तो स्पीड अगर बहुत कम होगी तो मैंने बाइनोमियल लगा लूंगा कि पावर अंदर लेके सोल्व करा वो। अरे पहले सी कॉमन लिए फिर पावर, वो सब गड़बड़ कर दी मैंने। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला। तो इफ v इज मच मच लेस देन c, देन चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस डेल एफ। अब सर ये प्लस माइनस, ये ध्यान मत रखो, अपन दिमाग से कर लेंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दिमाग, है ना, यहां पे भी दिमाग लगाएंगे, दिमाग। सर कैसे? अभी बताता हूं। तो यहां आ जाएगा v। ये याद रखने का तरीका, चेंज छोटा होता है, चेंज छोटा होता है, तो v छोटी वेलोसिटी ऊपर बड़ी नीचे, ताकि ये लेस देन 1 आए और चेंज छोटा आ जाए। अरे v ऊपर c नीचे, तो v अगर बहुत कम है c से, तो मैं बोल दूं चेंज बहुत छोटा आएगा। याद रखने का तरीका, v ऊपर क्यों आया समझ में आ गई? अगर c ऊपर कर दोगे तो पता पड़ा चेंज आ गया 1000 एफ नॉट, तो पता पड़ा फ्रीक्वेंसी तो एफ नॉट और 1000, इतने बड़े चेंज थोड़ी आते हैं। तो चेंज हमेशा नेग्लिजिबल आता है, इसलिए छोटी वेलोसिटी ऊपर बड़ी नीचे। तो मैं तो यूं याद रखता हूं v बाई सी इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल वेवलेंथ, v बाई सी। हमेशा दोनों में v ऊपर है, ध्यान रखना। सर लेमडा उल्टा होता है, बट वो सोल्व करने पे यही आएगा, v बाई सी। तो छोटी वेलोसिटी अगर v इज मच मच लेस देन c, तब ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज ये। सर कुछ क्वेश्चनों से क्लियर करो, आ जाओ आप क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, आओ क्वेश्चन करें, आओ क्वेश्चन करें। पहला क्वेश्चन, ए गैलेक्सी एमिटिंग लाइट ऑफ लेमडा, दिस लेमडा दिया हुआ है, ये एक्चुअल लेमडा, एक्चुअल, तो इसकी एक्चुअल लाइट एमिट कर रहा है, इज मूविंग अवे, अवे हमारे से दूर जा रही है गैलेक्सी, तो बोल दूं फ्रीक्वेंसी कम, लेमडा ज्यादा, रेड शिफ्ट। तो शिफ्ट पूछा, रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट। हाँ, फ्रॉम ऑब्जर्वर एट अर्थ, ऑब्जर्वर एट अर्थ विथ स्पीड दिस, गैलेक्सी की स्पीड दी है, ठीक सा। तो सीधा क्वेश्चन है, सब चीजें डायरेक्ट दी है। तो क्या मैं बोल दूं हमारे से अवे जा रहा है, अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम। इधर देख, पूरी रामायण लिख रहा हूं, अवे जा रही है गैलेक्सी, रही है तो फ्रीक्वेंसी कम, तो लेमडा ज्यादा तो रेड शिफ्ट, लेमडा ज्यादा होती रेड की तरफ शिफ्ट हो गया, रेड शिफ्ट इज द आंसर। अच्छा, डेल्टा लेमडा, चेंज इन वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी नहीं ज्यादा, वेवलेंथ में बात होती है लाइट में, ठीक है सर। तो चेंज इन वेवलेंथ, क्या मैं बोल दूं ये v मच मच लेस देन c है। बेटा देखे ना, लगभग 100-150 गुना कम है, ठीक है, बहुत छोटी है, बाइनों में लग जाएगी। तो फिर मैं बड़े बड़े फॉर्मूले क्यों लगाऊं, मैं सीधा यही फॉर्मूला लगाऊंगा। आ जाओ, कितना आ जाएगा रे? तो आ जाओ, तो सेकंड का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 2 अगले पेज पे करता जा। सॉल्यूशन सेकंड, पहला तो डायरेक्ट हो गया, सॉल्यूशन 2 क्या बोलूंगा मैं? डेल्टा लेमडा इज इक्वल टू v बाई सी। सर प्लस माइनस भाड़ में का दिमाग लगाऊंगा, लेमडा नोट। बोलो v 2 इंटू 10 पावर कितना है 6, और ये 3 इंटू 10 पावर 8 होती है लाइट की स्पीड। और लेमडा नोट कितना दिया बेटा? देख तो लेमडा नोट कितना दिया, 6000 एंगस्ट्रॉम।
ये 6000 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम लिखना, अपन एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट करते हैं। 6 से कटा नीचे 100 बचेगा, तो ये आ जाएगा 2/300 है ना, इंटू 6000 एंगस्ट्रॉम। और मैं बोल दूँ ये 2 जीरो गए, ये 3 से कटा 2 बार, तो ये आ जाएगा 40 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया डेल्टा लेमडा। तो चेंज इन वेवलेंथ आ गया 40 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो चेंज इन वेवलेंथ आ गया 40 एंगस्ट्रॉम। तो मैं बोल दूं ये चेंज आएगा, है ना, ये सेकंड। थर्ड, अब अगले ने क्या पूछा बेटा, तो अपेरेंट वेवलेंथ रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर ऑन अर्थ। तो बोल दो अर्थ पे जो ऑब्जर्वर है उसके बाद तो रिसीव। तो बताओ पहले रेड शिफ्ट है, तो रेड शिफ्ट है, रेड शिफ्ट मतलब ज्यादा, रेड शिफ्ट मतलब लेमडा ज्यादा, लेमडा डैश वुड बी ग्रेटर देन लेमडा नॉट। ए ज्यादा, क्योंकि दूर जा रहा है, फ्रीक्वेंसी कम, लेमडा ज्यादा होगा। तो अब मैंने दिमाग लगाया, अब समझ में, यहाँ प्लस कैसे सेलेक्ट करा मैंने, अरे यहाँ प्लस आएगा, अब समझ में आया ये प्लस क्यों, क्योंकि ज्यादा। तो अब याद है डेल्टा लेमडा, तो मैं बोल दूं लेमडा डैश माइनस लेमडा नॉट बराबर 40। तो मैं बोल दूं मैं जो रिसीव करूंगा वो ज्यादा होगा रेड की तरफ, मतलब लेमडा बढ़ जाएगा। तो मैं बोल दूं 6000 एमिट करा था और मैंने 40 ज्यादा रिसीव करा, दिस वुड बी द एंगस्ट्रॉम एंड दिस इज लेमडा डैश बराबर 6040 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। बेहतरीन चीज, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन से तेरे को सब समझ में आ गया कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं और प्लस माइनस में दिमाग कैसे लगाया। मैंने तो रेड शिफ्ट देख लिया, मुझे पता लेमडा ज्यादा आएगा, और लेमडा ज्यादा तो मेरा जो डेल लेमडा 40 आया मैं इतना बढ़ा दूंगा, तो 6000 एमिट करा, मैं 6040 लूंगा क्योंकि मैं ज्यादा लेमडा लूंगा। कैसे, रेड शिफ्ट है। तो दिमाग से काम होता है बेटा, रटने से नहीं होता है। आगे आ जाओ। इफ ए मूविंग गैलेक्सी एमिट्स ए लेमडा ऑफ दिस, इस बार फिर से एक्चुअल लेमडा दिया, एक्चुअल, ठीक साहब। एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्स एपेरेंट वेवलेंथ, इस बार वेवलेंथ एपेरेंट भी दे दी, ये एपेरेंट दे दी, एपेरेंट। बताओ ये ज्यादा है कम, तो मैं बोल दूं लेमडा डैश इज लेस देन लेमडा नॉट, कम है। ए ब्लू शिफ्ट कम है, मतलब ब्लू शिफ्ट है ना, लेमडा कम है, तो मैं बोल दूं फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। लेमडा कम है ना, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब मूविंग टुवर्ड्स अर्थ, तो गैलेक्सी इज मूविंग टुवर्ड्स अर्थ। ठीक है, तो इसमें एक तो शिफ्ट कौन सा हो गया बेटा, ये ब्लू शिफ्ट, क्योंकि ऑब्जर्व्ड कम है, ब्लू शिफ्ट। ठीक है, ब्लू शिफ्ट। अच्छा, एक डायरेक्शन भी पूछ लेते अपन, डायरेक्शन ऑफ गैलेक्सी, यू भी पूछ लो। थर्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ गैलेक्सी, बोलो गैलेक्सी की, है ना, तो बोल दूं, है ना, टुवर्ड्स अर्थ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा ना, टुवर्ड्स अर्थ। क्लियर है, ये आंसर हो गया। मतलब टुवर्ड्स और अवे में से ही बताना, यूं नहीं सर तिरछी यूं भी तो जा सकती है, वो नहीं, टुवर्ड्स अर्थ है ना, ये पास आ रही होगी, है ना, इसका एक कंपोनेंट टुवर्ड्स अर्थ होगा। अब स्पीड ऑफ गैलेक्सी कितनी होगी, चलो आ जाओ, तो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन सेकंड, तो सेकंड को सॉल्व करना पड़ेगा। अब अपने पास एपेरेंट भी है, वो भी है, तो मैं बोल दूं डेल लेमडा इज इक्वल टू v/c इंटू लेमडा नॉट, ये, और डेल लेमडा कितना, दोनों का डिफरेंस लो, तो हम बोल दूं अरे वो प्लस माइनस से मेरे को मतलब नहीं है, दोनों का डिफरेंस, मैं तो न्यूमेरिकल वैल्यूज काम करूंगा। तो ये आ गया 10 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू v/c, c कितना है 3 × 10⁸ इंटू लेमडा नॉट। सर ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि चेंज बहुत छोटा है, इंटू लेमडा नॉट। बोलो लेमडा नॉट कितना है 4000 एंगस्ट्रॉम ओरिजिनल वेवलेंथ। ये सर प्लस, अरे प्लस माइनस से मतलब ही नहीं है ना, मेरे को सारा लॉजिकली पता है। तो यहां से आ जाओ, कितना आ जाएगा, ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम गया, 10 से कटा के 400, 400 से कट जाएगा, तो मैं बोल दूं v बराबर आ जाएगा बेटा 3, 400 से 2 जीरो इंटू 10⁶, या यूं कर दो 30 इंटू 10⁵/4, तो ये आ जाएगा 750 किलोमीटर पर सेकेंड। ये देख लेना बेटा, सोल्व कर लेना इसको ना, ये सोल्व करते रहना। मेरा मेन मुद्दा तो ये है, ये इसमें। अब कई बच्चे कहते हैं सर माइनस क्यों नहीं लगाया, फलाना, जो रखते हैं वो करेंगे, माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पे भी तो लेमडा डैश माइनस लेमडा नॉट होता है, ये भी माइनस आके कट जाएगा। ये मत कर, तू तो ये देख चेंज कितना है और दूर जा रही है, पास होता हम अक्कल से करते हैं ना बेटा, तू तो न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ अपन न्यूमेरिकल वैल्यू सोल्व करेंगे यहाँ से, दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यू। सर समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। तो कब दूर जाती है कब पास आती है, समझ में आ गया गैलेक्सी, समझ में आ गई सर। तो ब्लू शीट रेड शीट समझ में आया, ठीक साहब। सर ये बार बार यही फॉर्मूला, फिर ये फॉर्मूला क्या आपने दिखाने के लिए लिखा है क्या, ये वाला, ये फॉर्मूला सर क्या देखने के लिए क्या, ये वाला वाला, ये वाला, ये ये सर ये जब वेलोसिटी जब बड़ी होती नहीं है सर, तो फिर बताता हूं, एक क्वेश्चन करते हैं बड़ी वेलोसिटी का। ये देख, इफ एन ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ हाफ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टुवर्ड्स ए स्टेशनरी माइक्रोवेव सोर्स,
अच्छा, अब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता पर हाइपोथेटिकल है। एक ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ लाइट के सी, तो v बराबर c/2 दिया है, आ गया कंपेरेबल स्पीड। अब वो फॉर्मूला लगाओगे तो फेल हो जाओगे, गलत आंसर आएगा उससे। माइक्रोवेव सोर्स एमिटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसने फ्रीक्वेंसी दी है ओरिजिनल f0 दिया हुआ है, ठीक साहब। अब अपने को f' निकालना है, चलो आ जाओ। ए ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिए मैं तेरे उसमें मॉड्यूल में, है ना। ये एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 है ना, एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक साहब। अच्छा, क्या मैं बोल दूं, ये फॉर्मूला लगा देता हूं, है ना। डेल्टा एफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी बराबर v/c इंटू f0, और यहां पे लिख देता हूं c/2 अपॉन c इंटू 10 गीगाहर्ट्ज, और ये यहां से c से c गया तो ये आ जाएगा 5 गीगाहर्ट्ज का चेंज, दिस इज चेंज। और चूंकि मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स है तो ज्यादा आएगा, तो मैं बोल दूं न्यू डैश माइनस न्यू नॉट बराबर दिस, तो न्यू डैश बराबर 15 गीगाहर्ट्ज, पर ये आंसर है नहीं, ये तो 15 गीगाहर्ट्ज जा रहा, क्यों, ये 10 रखा तो ये 15, गलत है सर। क्यों गलत है, v इज नॉट मच लेस देन c, है ना, ये गलत है। ये तो तभी लगता है फॉर्मूला जब v इज मच लेस देन c होता। देख मैंने बताया था, ये फॉर्मूला लिखने से पहले बताया था बेटा, बता देता हूं फिर से। ये देख, इफ v इज मच लेस देन c, तब लगता है फॉर्मूला। तो सर फिर तो ये गलत तो हो गया सर, अब क्या करें बताता हूं। तो सर सीरियल, हाँ सीरियल में तो अब देखो, तो मैं बोल दूं एक फॉर्मूला f' बराबर f0, और चूंकि हमारी तरफ आ रहा था हम ज्यादा, तो c प्लस ऊपर आएगा और माइनस नीचे आएगा, दिस इज द फॉर्मूला। याद आया, ये जनरल फॉर्मूला है जब साउंड की सोर्स की स्पीड c के कंपेरेबल हो। ये तो मैं ज्यादा फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मेरी तरफ आ रहा तो फ्रीक्वेंसी वुड भी ज्यादा, तो 10 से ज्यादा, तो f' वुड भी f0 से ज्यादा, क्लियर है। ये मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स, तो चलो आ जाओ। तब यहां से कितना आ जाएगा बेटा, तो यहां से f' बराबर f0 10 गीगाहर्ट्ज अंडर रूट c प्लस c/2 अपॉन c माइनस c/2, दिस, तो यहां से आ जाएगा 10 गीगाहर्ट्ज, यहां से ऊपर 3 नीचे 1, ये आ जाएगा ना। 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम लेना, c से c कैंसिल, फिर 2 + 1 ऊपर 3, 2 - 1 1, तो ये आ जाएगा 17.32 गीगाहर्ट्ज, दिस इज द f'। ये तो 17.32 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी विल बी द ऑब्जर्वेबल फ्रीक्वेंसी। सर समझ में आ गया, ये है हिसाब, क्लियर है क्या। तो मैंने एक ज्यादा वेलोसिटी वाला क्वेश्चन भी करा दिया जिसमें कंपेरेबल है सी के, और कुछ कम वेलोसिटी वाले भी करा दिया। मेरे हिसाब से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। डॉपलर शिफ्ट इन लाइट में कोई गलती नहीं होगी अब।